Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Let's continue with the chapter 1 of History, The Rise of Nationalism in Europe, Unit 4. That is, the making of Germany and Italy. Now, here first we are going to talk about the making of Germany, that how Germany was unified. Now, हमें पता ही है कि आफ्टर 1848 जो नेशनलिज्म था यूरोप में, इट मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन के, मतलब नेशनलिज्म तो मूव हो ही गया था. नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो एटीट्यूड था वो पीपल ऑर्गेनाइज करते भी थे बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर. फिर उनको पॉलिटिकल डोमिनेंस भी लाना था. अब ये कैसे हम देख सकते हैं, तो जर्मनी एंड इटली जो है वो यूनिफाइड हो ही गए थे एज नेशन स्टेट्स. लाइक नेशन स्टेट्स मतलब जिसमें कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर सब हो गया था. एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो है वो पूरी स्प्रेड हो गई थी मिडिल क्लास जर्मन में. और अब क्या हुआ, हमें पता ही है कि ऑलरेडी ऑल नेशनल जर्मन पार्टी जो है वो चल रही थी. फिर मिलिट्री और मिडिल क्लास पीपल ने क्या किया, उनको दबा दिया. एंड उनको निकालने के बाद उन्होंने सोचा कि जर्मनी को अभी हमें यूनिफाई करना है. तो नाउ व्हाट दे स्टार्टेड इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग. एंड उसमें उन्होंने लिमिट्स जो थे, पीपल के फ्रीडम के लिमिट्स जो थे वो उन्होंने मोनार्की और मिलिट्री के सपोर्ट के साथ, जो जंकर्स ऑफ रशिया है वो सपोर्ट किया. फ्रॉम देन ऑन प्रशिया टुक द लीडरशिप, मतलब उनको आगे बढ़ाया. फिर प्रशिया ने लीडरशिप ली ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन के लिए. प्रशिया ने यूनिफिकेशन के लिए मतलब हेड इनिशिएटिव लिया. फिर उसका जो चीफ मिनिस्टर था प्रशिया का, ऑटो वन बिस्मार्क, ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस. फिर इट वॉज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, मतलब रूलर्स जो है उनके साथ स्टार्ट हुआ. उसके बाद क्या हुआ, 3 wars over 7 years विथ ऑस्ट्रिया. पर्शिया ने 7 years में 3 wars लड़ी थी विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस. फिर एंड हुआ इन प्रशियन विक्ट्री, ऑफकोर्स प्रशिया ही जीता था. और उसके बाद ये पूरा जो यूनिफिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ. उसके बाद 1871 में, जनवरी में 1871 में किंग ऑफ प्रशिया जो था विलियम वन, ही वॉज प्रोक्लेम एज जर्मन एम्परर इन सेरेमनी हेल्ड एट वर्सल्स में. पूरी जो सेरेमनी हेल्ड हुई थी वो सब गैदर हुए थे हॉल में वो वर्सल्स, फिर वहाँ पे प्रोक्लेम किया. एंड फिर 18 जनवरी 1871 एक असेंबली जो थी, इट कंप्राइज द प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट्स. फिर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी थे, रशियन मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर जो ऑटो वन बिस्मार्क, ये सब गैदर हुए थे वर्सल्स में. क्यों? बिकॉज जस्ट टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय कैसर विलियम वन ऑफ प्रुशिया. ही वॉज हेडेड मीन्स ही वॉज इन चार्ज. उसके बाद द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रशियन स्टेट पावर. फिर ये जो न्यू स्टेट जो है, इट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी. क्या था, मतलब अब यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे आफ्टर 1848 एंड जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड. फिर प्रशिया टुक ओवर द लीडरशिप, प्रशिया ने लीडरशिप ली थी. द आर्किटेक्ट ऑफ इट दिस प्रोसेस, पूरा जिसने किया था वो चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क था. ही कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो रूल करते थे. उसके बाद जनवरी 1871 में प्रशियन किंग विलियम वन, ही वॉज प्रोक्लेम एज द जर्मन एम्परर. एक असेंबली हेल्ड की थी वो न्यू जर्मन एम्पायर को क्राउन देने के लिए. दिस प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रशियन स्टेट पावर. फिर द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी, they all were modernized, right? So the Prussian measures and practices often became a model for the rest of the Germany. पूरा जर्मन के हिसाब से होने लगा था. This was about the making of Germany. Now let's talk about the Italy unification. यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे यूनिफाइड हो गए थे. प्रशिया आपको दिख रहा है
यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी था वो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इटली यूनिफाइड. ना इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी. इटली जो था वो इट वॉज डिवाइडेड इंटू, इट वॉज फ्रेगमेंटेड, लाइक इट वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी. और उसमें से ऑल द 7 स्टेट्स सर्दिनिया पिडमॉन्ट वॉज रूल्ड. मेन जो था सर्दिनिया पिडमॉन्ट, इट वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस. इटालियन प्रिंसली हाउस था वो रूल कर रहा था. ऑल द रीजन्स वर डोमिनेटेड बाय डिफरेंट. अब हर एक जो रीजन थे उसमें रूल करने वाले अलग अलग डिफरेंट किंग्स थे. उसमें से 1830 में गिउसेप्पे मैज़िनी ही फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम था यंग इटली. उसने एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की, उसका नाम था यंग इटली. ही वॉज एन इटालियन रिपब्लिक. ही फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी ही कॉल्ड यंग इटली. नाउ ही स्टार्टेड डिससेमिनेटिंग गोल्स. नाउ पार्ट ऑफ इटली ऑन सर्दिनिया पिडमॉन्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. उसके बाद हम पढ़ेंगे द मूवमेंट वॉज लेड बाय चीफ मिनिस्टर केवर. इन 1859 सर्दिनिया पिडमॉन्ट डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्सेस. अब 1859 में क्या हुआ, ये सर्दिनिया पिडमॉन्ट जो है उसने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया था. 1860 में दे मार्च इनटू साउथ इटली. 1860 में वो लोग गए साउथ इटली and the kingdom of two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasants. And in 1861 Victor Emmanuel II was proclaimed king of unified Italy. 1861 में विक्टर इमैनुअल टू था, उसको किंग बना दिया था इटली का, यूनाइटेड इटली का. अगर हम केवर की बात करें तो ही वॉज ऑल्सो अ नेशनलिस्ट मूवमेंट टू यूनिफाई. फिर ही स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज. सर्दिनिया पिडमॉन्ट सक्सीडेड इन डिफीटिंग ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस, वो हमने देखा. फिर लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स जो थे अंडर द लीडरशिप ऑफ गिउसेप्पे गारिबाल्डी, ही दे जॉइंड दिस फ्रैग एंड ऑल दैट थिंग्स. फिर 1860 में हमने देखा कि दे मार्च इनटू साउथ इटली. फिर किंगडम ऑफ टू सिसिलीज जो था, दे सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स एंड दे ड्राइव आउट स्पेनिश रूलर्स. 1861 में किंग इमैनुअल टू आया, ही वॉज किंग ऑफ इटली. इटालियन पॉपुलेशन इंक्रीज्ड एंड इलिटरेसी एंड अवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिज्म. जो इलिटरेट पीपल थे दे वर अनअवेयर ऑफ liberal nationalists. Peasants who supported Garibaldi in South Italy never heard Italy. Now they believed that जो ये था ला टालिया वॉज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ. लाइक जो पीजेंट मासेस थे जिसने गारिबाल्डी को सपोर्ट किया था इन सदर्न इटली में, उन्होंने कभी सोचा नहीं था अबाउट इटालिया और उन्होंने बिलीव किया था ये ला टालिया वॉज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ. Now we studied about Germany, Italy. Now the strange case of Britain. What about the Britain? Now Great Britain was the model of nation and prior to the 18th century there was no British nation. Great Britain की बात करें, it was also a model of the nation and 18th century के पहले की बात करें तो कोई British nation नहीं था. The nation became powerful as it steadily grew in wealth. Powerful कैसे बना? पैसे से, वेल्दी होने लगे, इम्पोर्टेंस एंड पावर की वजह से. अब 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो पास हुआ बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. में ये दोनों आ गए, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हो गए. मीन्स कि इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड. जो भी इंग्लैंड बोलेगा वही स्कॉटलैंड करेगा, मतलब इंग्लैंड स्कॉटलैंड साथ में हो गया. उसके बाद 1801 में आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनियन. फिर आयरलैंड को फोर्स किया. अब आयरलैंड को कैसे किया? एक्चुअली आयरलैंड वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन टू पार्ट्स, दैट इज कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट. तब इंग्लैंड ने क्या किया? इंग्लिश पीपल हेल्प द प्रोटेस्टेंट और उन्होंने बोला हम कैथलिक्स को डोमिनेट करेंगे. सो उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प की ऑफ आयरलैंड, तो उन्होंने डोमिनेंस कर दिया पूरे कैथलिक कंट्री को. फिर कैथलिक ने रिवोल्ट किया अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस, लेकिन ऑब्वियसली हमें पता ही है कि इंग्लैंड इतना स्ट्रॉन्ग था, पावरफुल था. फिर उनका रिवोल्ट फेल हो गया था एंड फाइनली आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801. एक नया ब्रिटिश नेशन जो है वो फॉर्म हो गया था जिसमें ऑफकोर्स ये डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर ही था. उसके बाद द सिम्बल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन, क्या सिम्बल्स बन गए? ब्रिटिश फ्लैग बनाया नया, नेशनल एंथम था उनका नया जो था गॉड सेव आवर नोबल किंग. इंग्लिश लैंग्वेज वॉज एक्सेप्टेड, दिस वर एक्टिवली प्रमोटेड एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन. इवन
यहाँ पे आयरलैंड भी हार गया, मतलब ये तीनों तीन एक में ही आ गए थे। सो दिस वॉज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द विजुअलाइजिंग द नेशन। अब उसकी बात करें तो जो आर्टिस्ट थे इन 18th एंड 19th सेंचुरी, दे एडेड ह्यूमन कैरेक्टर टू समथिंग नॉन ह्यूमन थिंग्स लाइक एलिगरीज है। एलिगरीज, अब यहाँ पे अगर हम एलिगरी की बात करें मतलब फीमेल फिगर, दे बिकेम दी एलिगरी। क्या करते थे? दे वर शेयरिंग आइडियाज़ और इमोशंस बाय पर्सन इमेज। कोई पर्सन के इमेज में आइडियाज़ और इमोशंस वो लोग स्प्रेड करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अवार्ड दे रहे हैं तो वो अवार्ड क्यों दे रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेस्टीज, राइट? So in 18th and 19th century, artists represented a country as a person and nation as female figure. During French Revolution, फ्रेंच के रिवॉल्यूशन में अब nations were then portrayed as female figures. अब ये जो फीमेल फॉर्म था वो किसके लिए चूज़ करे? टू पर्सनलिफाई द नेशन, did not stand for any particular woman, rather it sought to give the abstract idea of nation, right? आप रिकॉल करोगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आर्टिस्ट जो है वो फीमेल एलिगरी यूज़ करते थे टू पोर्ट्रे आइडियाज़। कौन से आइडियाज़? तो लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक के लिए। सो दिस आइडियाज़ वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिम्बल्स में ये लोग यूज़ करते थे। कि हमें पता ही है कि एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी मतलब रेड कैप या तो ब्रोकन चेन, जो फ्रीडम या तो लिबर्टी शो करती है। अगर जस्टिस की बात करें तो एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन जो है कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स, तो वो ब्लाइंड फोल्डेड वो जस्टिस शो करती है। तो सिमिलरली ये जो फीमेल एलिगरीज है, मतलब एलिगरीज आइडिया एक्सप्रेसिंग थ्रू पर्सन, इट वाज इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी। किसके लिए? तो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। फ्रांस में शी वॉज क्रिस्टन एज, उसका नाम था मरीन, पॉपुलर क्रिस्टन नेम था। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। रेड कैप पहना था, ट्राई कलर कॉकेड, इट इज़ द नॉट ऑफ रिबन, राइट? स्टैचूज ऑफ मरीन एवर इरेक्टेड मीन्स इट वॉज केप्ट इन पब्लिक स्क्वायर्स, पूरे पब्लिक स्क्वायर्स एरिया में रखा था तो पब्लिक को रिमाइंड हो सके द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी, सो दैट टू आइडेंटिफाई विथ इट। उसकी जो इमेजेस है वो कॉइन्स और स्टैम्प्स में भी मार्क थे। जैसे फ्रेंच में मरीनिया थी, वैसा ही जर्मन में जर्मेनिया थी। शी बिकेम द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन। उसमें भी जर्मनिया वेयर्स द क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। तो ऐसा ही था अबाउट द विजुअलाइजिंग द नेशन, राइट? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म के बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ा, लेकिन अब हम इम्पीरियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इम्पीरियलिज्म क्या है? एक्सटेंडिंग द पावर विथ मिलिट्री फोर्सेस। नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन आफ्टर द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी। नेशनलिज्म धीरे धीरे बिगड़ने लगा था, मतलब नहीं रहा था। आफ्टर 1871 द मोस्ट टेंशन एरिया वॉज कॉल्ड द बल्कन्स। अब यहाँ पे हम बल्कन्स की बात करेंगे। बल्कन्स जो वो बहुत बड़ा एरिया था। इट कंप्राइज्ड, मॉडर्न डे की बात करें तो रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जिगोविनिया, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेग्रो। सो ये सब इंक्लूड करता था बाल्कन में। अब क्या हुआ? ये सब भी जो थे एक्चुअली देवर अंडर द ऑटोमन एम्पायर ओनली। अब बाल्कन्स वर जेलस ऑफ ईच अदर। बाल्कन्स के अंदर जितने रीजन थे देवर जेलस ऑफ ईच अदर। अब हर एक जन को एक होप था टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। उनको हर एक जन को मोर टेरिटरीज करनी थी। सो वन बाय वन वॉट दे स्टार्टेड, वन बाय वन स्टेट्स जो थे, हर एक स्टेट्स जो थे दे मूव अवे फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, और उन्हें वो इंडिपेंडेंट बनने लगे, मतलब दे बिकेम फ्री। अब बाल्कन से रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया जो थे ना वो बहुत इम्प्रेस हो गए थे। तो यही है इम्पीरियलिज्म की एक्सटेंडिंग पावर विथ मिलिट्री फोर्सेस। अब उसकी वजह से क्या हुआ? ऑटोमन एम्पायर मेड द बाल्कन रीजन एक्सप्लोसिव एंड 19th सेंचुरी दे स्ट्रेंथन देमसेल्व्स थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म्स। ड्यू टू वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स द बाल्कन बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। और पता ही है एक जन को सब पसंद, जैसे कि या बाल्कन से रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया सब इम्प्रेस हो गए। सो दिस लेड टू द वर्ल्ड वॉर वन। मैनी कंट्रीज वर कोलोनाइज्ड बाय यूरोप आफ्टर दैट। सो पीपल स्टार्टेड अपोजिंग एंटी इम्पीरियल मूवमेंट कि हमें इम्पीरियलिज्म नहीं चाहिए, हमें पावर जो है वो किसी और के पावर में नहीं रहना। एंटी इम्पीरियल मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद नेशनलिज्म स्टार्ट
स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया अमॉन्ग्स द पीपल, लाइक फीलिंग ऑफ नेशन, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड कि हाँ हमें साथ में रहना है, इंडिपेंडेंट बनना है. ऑल वांटेड नेशन स्टेट्स नाउ दे स्टार्टेड स्ट्रगलिंग टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी. उन लोग ने नेशनल यूनिटी फॉर्म करने स्टार्ट कर दिया. अब जो यूरोपियन आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म नाउ नो वेयर replicated for people everywhere because they developed their own specific variety of nationalism. उनके लिए nationalism एक अलग ही तरीका था. But the idea that societies should be organized into nation state came to be accepted as universal and natural, क्योंकि उनको nation state बनाना ही था. And finally they succeeded in making that nation state. So that was all about the chapter, the rise of nationalism in Europe. If you enjoyed watching my video, please do like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.